तो इंडिया का यदि हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स अभी देखें इंडिया के रिस्पेक्ट में पिछले बहुत दिनों से आफ्टर पहलगाम के बाद से यदि हम देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फिर हम स्टार्ट किया है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या हुआ है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। वर्ल्ड पॉलिटिक्स देखिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो मेन प्लेयर आता है, प्लेयर कौन कौन सा है मेन, एक हो गया यूएसए, हो गया इंडिया, चाइना एंड रसिया। रसिया, ठीक। अब बीच में आप ईयू को रख दो, यूरोपियन हो गया, नेटो हो गया, ये सारे आपका प्लेयर है, ठीक। अब हम जब आप देखेंगे कि पहलगाम हुआ था इंडिया के अंदर, पहलगाम इस हुआ था, पहलगाम अप्रैल में हुआ था पहलगाम। तो उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर क्या किया, अटैक किया, वही अटैक किया। तो उस टाइम वार सिचुएशन बन गया था और इंडिया ने मैसिवली अटैक किया। और यदि आप देखोगे तो यूएन का आर्टिकल 51 है, यूएन चार्टर का आर्टिकल 51 है, जिसमें कि सेल्फ डिफेंस और सेल्फ प्रोटेक्शंस इवन अगेंस्ट एनी कंट्री एंड आफ्टर द 9/11, उसमें इवन अगेंस्ट एनी नॉन स्टेट एक्टर्स। पहले यह था कि कोई कंट्री आपके ऊपर यदि अटैक करता है तो आप सेल्फ डिफेंस पे आप अटैक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द यूएन चार्टर 51। आफ्टर द 9/11 जब हुआ, जब अलादीन ने किया था अटैक अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो उसमें एक आर्टिकल्स ये ये ऐड किया गया था कि इवन द नॉन स्टेट एक्टर यदि आप पे अटैक करता है तो आप फिर आपको अटैक कर सकते हैं नॉन स्टेट एक्टर के। तो इंडिया ने अपना सेल्फ डिफेंस में अटैक किया था, जितने भी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था वहाँ पे उसको ख़त्म किया। तो उसके बाद जानती हैं, फिर इंडिया नेक्स्ट डे से फिर पाकिस्तान ने वहाँ के जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट था वो अटैक किया इंडिया के ऊपर। तो जो भी हुआ, फिर इंडिया ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो उसमें उसका कितना लॉस हुआ पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब जानते हैं, वर्ल्ड के सामने वो पड़ा हुआ है। लेकिन मेन होता है क्या, उसके बाद ना यूएसए ने जो गेम खेला, वो चीज़ है मेन प्लेयर। उसके बाद से इंडिया यूएसए का रिलेशंस में थोड़ा सा दरार आने लगा है। लेकिन देखोगे, यदि आप इंडिया यूएसए का रिलेशन देखो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में या वर्ल्ड डिप्लोमेसी में ये होता है कि ना तो कोई किसी का परमानेंट फ्रेंड रहता है, ना कोई किसी का परमानेंट इनेमी रहता है। केवल तो परमानेंट इंटरेस्ट होता है, वो भी कंट्री के रिस्पेक्ट में। किसी भी कंट्री का क्या इंटरेस्ट है, वही प्राइम फैक्टर्स होता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स या वर्ल्ड अलाइनमेंट को डिसाइड करने में। यूएसए ने देखा कि जो भाई इंडिया ने जिस तरह से आंसर किया है, जिस तरह से रिटेलिएट किया है, उससे रिटेलिएट भी नहीं कह सकते उसको, जिस तरह से इंडिया ने जवाब दिया था, तो उससे इंडिया का एक मसल पावर वर्ल्ड के सामने में, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। और इंडिया एक तरीके से बहुत स्ट्रांग बनता जा रहा है। तो वो यूएसए को मतलब डाइजेस्ट नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हो रहा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यूएसए का जो कुछ था वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, जब आप देखोगे कि जिस टाइम तक यूएसए पूरी तरीके से तालिबान को ख़त्म करने के लिए जिस तरह से अफ़गानिस्तान में उसका बेसिस था, तो पाकिस्तान के जो एसेट्स थे, पाकिस्तान में अपना एसेट्स रखता था यूएसए। ये भी कहा जाता है कि जो इंडिया ने मिसाइल अटैक किया था ब्रह्मोस से, तो उसमें यूएसए का बहुत सारा एसेट्स डिस्ट्रॉय हुआ। ये भी कोई कोई एक्सपर्ट कहता है कि एक ये भी थ्योरी है। बट ये थ्योरी जो भी हो, लेकिन जस्ट जब इंडिया और पाकिस्तान का चल रहा था, तब यूएसए ने डायरेक्ट बाहर निकल के, जैसे कि देखोगे कि जो वहाँ का प्रेसिडेंट ट्रम्प है, उसने ट्वीट किया कि भाई सीज फायर हो गया। हाँ, उसके बाद से आई थिंक 26-29 टाइम्स यूएसए ने दिखाया, बोला है कि मैंने सीज फायर करा दिया, मैंने सीज फायर करा दिया। तो मतलब वो उसका एक तरीके से ये कहना है कि जो मैं वर्ल्ड पीस के लिए आया हूँ, मैं शांति का प्रतीक हूँ, मैं वर्ल्ड में पीस लेके आऊँगा, पीस कर दूंगा सब जगह। यदि देखोगे तो ये चीज़ है। इंडियन जो पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने इस चीज़ का आंसर किया कि भाई ये जो सीज फायर हुआ है वो पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे फिर जाके इंडिया ने सीज फायर किया है। और ये किसी के कहने या किसी के प्रेशर या किसी के इंटरफेरेंस से नहीं हुआ है। इंडिया पीसफुल कंट्री है, वो ठीक है, लेकिन इंडिया जब सेल्फ डिफेंस में आता है या इंडिया जब जवाब देने के लिए आता है, तो फिर वो किसी का
क्यों सुनेगी? जबकि सॉवरेन कंट्री है, किसी भी सॉवरेन कंट्री का मतलब क्या होता है कि वो डिसीजन लेने में किसी भी थर्ड पार्टी का प्रेशर में ना आए। सॉवरेन कंट्री का यही मतलब होता है। तो भाई अब डायरेक्ट इंडिया की सॉवरेनिटी को आप दिखा रहे हो, इंडिया इज नॉट अ सॉवरेन कंट्री, इंडिया डिड द सीज फायर बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ मिस्टर ट्रम्प। वो आप दिखा रहे हो, इंडिया के सॉवरेनिटी को कर रहे हो, जबकि आप इंडिया के पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में या जो पास्ट में देखोगे एक हिस्ट्री रहा है कि इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इंडिया का खड़ा किया हुआ है, जिस टाइम पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल चल रहा था, तो उस टाइम तो कैसे कह सकते हो? तो और दूसरी चीज़ है जो इंडिया का पॉलिटिकल लीडरशिप है, अभी इतनी स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको डायरेक्ट आप कटघरे में लेके खड़ा कर रहे हो। ठीक। तो ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उसका कह सकते हो एक बड़बोलेपन की तरह उसने इस तरह का काम किया होगा। मुझे नहीं लगता है कि जो वहाँ का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, पेंटागन इस तरह का उसको एडवाइस किया होगा कि भाई इस तरह का स्टेटमेंट दो, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट इस तरह से स्टेटमेंट नहीं देता है। यूएस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट का वेटेज होता है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद से यूएस प्रेसिडेंट के जो स्टेटमेंट है उसका वेटेज धीरे धीरे कम हुआ है, उसको लोग लाइटली लेते हैं, क्योंकि ट्रम्प का स्टेटमेंट फ्रिक्वेंटली आता है, अब हर एक सब्जेक्ट पे वो बोलेगा, तो ये चीज़ है ना उसका, तो उसके स्टेटमेंट का उतना वैल्यू है नहीं, एक स्टेटमैन की तरह नहीं दिखता है प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो जो भी है वहाँ का जनता ने उसको इलेक्ट किया है, वो वहाँ का प्रॉब्लम है। तो इंडिया की इस बात से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ था। यदि आप देखोगे तो एक G7 का मीटिंग हुआ था कनाडा में, तो इंडिया इनवाइट किया गया था उस टाइम। तो इंडिया गया था, तो उस टाइम इंडिया को बुलाया, फिर ट्रम्प ने बोला कि आप आइए एक बार यहाँ से मिलते हुए जाइए, जैसे कि इंडिया ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ नहीं गए थे, तो वो एक इंडिकेशन है, आई एम नॉट हैप्पी विद यू, वो एक इंडिकेशन है। डिप्लोमेसी में हैंडशेक का या गले मिलना, इस सब का एक मीनिंग होता है। ठीक। एक हर एक स्टेप का मीनिंग होता है। तो नहीं गए, तो वो उसी टाइम से दिख रहा है कि थोड़ा सा रिलेशन ये होने लगा है। उसके बाद आते हैं ये यूएस के जो पॉलिटिक्स है, जो ट्रम्प का पॉलिटिक्स है उस पे। यदि आप देखोगे तो ट्रम्प ने जो उसको जो विन किया है, ट्रम्प को जो जीत मिली है, उसके पीछे एक है, उसका एक है मागा, मेक अमेरिकन ग्रेट अगेन। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, इसका मतलब वो उसका कहना क्या है कि जो भाई हम ये अमेरिकन इकॉनमी को आगे बढ़ाएंगे, अमेरिकन इकॉनमी को ऊपर ले जाएंगे। और वैसे भी देखोगे तो अमेरिकन इकॉनमी, अमेरिकन जीडीपी $30 ट्रिलियन के जीडीपी है वहाँ पे। तो वो कहता है, उसका मेन कहना है कि जो भाई इंडस्ट्री जो है वो अमेरिका के अंदर लगेगा, जो अमेरिकन है यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाएगी और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा। सेकेंड चीज़ जो उसका मेन है कि जितने भी हमारे ट्रेडिंग पार्टनर है उसके साथ जितने भी हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसको हम ख़त्म करेंगे। जैसे आप देखोगे तो चाइनीज़ के साथ लगभग 350-400 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, इंडिया के साथ भी ट्रेड डेफिसिट है। तो उसका ये कहना है कि जो भाई ये जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम किए करेंगे। तो कम कैसे होगा? ट्रेड डेफिसिट होता कैसे है? जैसे कि मान लीजिए हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं आपकी कंट्री में, आप हमारे यहाँ कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, हमारा ज़्यादा माल आपकी कंट्री में बिकेगा, आपका कम माल हमारे कंट्री के अंदर बिकेगा, तो यहाँ से ट्रेड डेफिसिट होता है। तो एक तो यूएसए का ये कहना था कि जो भाई इस ट्रेड डेफिसिट को ख़त्म करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा डॉलर भी एक प्रोटेक्ट होगा। ठीक। और दूसरा चीज़ ये भी है कि जितने भी सारे बाहर ये हमारे बड़ी बड़ी कंपनी बाहर निकल के इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सारे इन्वेस्टमेंट को हम अपनी कंट्री में लेके आएंगे, और उस इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे जॉब क्रिएशन होगा, और जॉब क्रिएट करेंगे, और हर एक प्रोडक्ट जो हम जैसे कि डेली यूज़ का गुड्स देखोगे, ड्यूरेबल गुड्स, ये सब गुड्स देखोगे, तो वो जो हम चाइना से मंगवाते हैं वो गुड्स हम यहाँ बनाएंगे, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो मेन उसका ये है। इसी पे तो उसको वोट मिला था, जिसको कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म मतलब क्या? इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म मतलब हम काम करेंगे केवल अपने यहाँ की जनता को ध्यान में रख के काम करेंगे, इट इज़ अ गुड थिंग, बट उसका कॉस्ट क्या होगा उसको, उससे मतलब नहीं है। तो ये पूरा ट्रम्प का था, समझ गए?
तब उसका मेन आता है फिर टैरिफ। टैरिफ क्या होता है, जो सारे कंट्री पे वो टैरिफ लगाना स्टार्ट किया कि भाई आप हमारे कंट्री में सस्ती गुड्स नहीं बेच सकते हैं, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो टैरिफ लगाना स्टार्ट किया, जिसको कह सकते हो ग्रेट लिबरेशन डे करके कुछ ऐसे करके नाम दे के उसने टैरिफ लगाया। इंडिया पे भी 25% टैरिफ लगाया। फिर उसने चाइनीज़ पे भी टैरिफ लगाया, तो चाइना तो रिटेलिएट किया, चाइनीज़ पे उसने टैरिफ लगाया, चाइना भी टैरिफ लगाया। तो यहाँ पे दो चीज़ समझ समझ में आता है। एक चीज़ है जो ट्रंप को डॉलर को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब यदि देखोगे तो जो डेवलपिंग कंट्री है उसकी इकोनॉमी देखोगे तो चाइनीज इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो जितने भी इतने जो साउथ वर्ल्ड कंट्री है या इमर्जिंग कंट्री है उसका इकोनॉमिक बहुत स्ट्रांग हुआ। यदि आप ब्रिक्स को देखोगे तो ब्रिक्स भी एक स्ट्रांग प्लेयर बन के आया है। G7 उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि ब्रिक्स कंट्री स्ट्रांग है, समझ गए। तो इस तरीके से है। तो ब्रिक्स ब्रिक्स कंट्री ने भी अपना एक धीरे-धीरे ये स्टार्ट किया है कि वो एक कंटीजेंसी रिजर्व फंड बनाया, सीआरएफ करके एक है। सीआरएफ फंड का मेन पर्पस ये है कि जो भाई हम डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। यदि मान लीजिए हमारे कंट्री के अंदर ट्रेड डेफिसिट मतलब कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आएगा इस तरह का, तो हम ये डॉलर के लिए अब ये घूमते रहेंगे वर्ल्ड में इधर-उधर, उसकी वजह से हम एक अपना एक करेंसी भी निकालते हैं और ट्रेड भी करेंगे। तो हो सकता है ब्रिक्स करेंसी लेके आएँगे और ब्रिक्स करेंसी में ट्रेड होगा। तो डॉलर की मेन है डिपेंडेंसी को कम करना। तो अभी तो देखोगे तो वर्ल्ड इकोनॉमी में तो ब्रिक्स कंट्री की इकोनॉमी जो है तो हाफ से ज़्यादा है, अच्छी मतलब खासी इकोनॉमी है। तो एक चीज़ ये है कि भाई जब डॉलर का डी डॉलराइजेशन जिसको बोलते हैं, यदि डॉलर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा इस कंट्री में और ब्रिक्स कंट्री को देखोगे तो ट्रेड भी बहुत अच्छा खासा ट्रेड है, अफ्रीका के साथ अच्छा ट्रेड है, आसियान में अच्छा ट्रेड है और इधर यूरोप के साथ भी अच्छा ट्रेड है, ये है। तो डॉलर का इम्पोर्टेंस उतना नहीं रहेगा, तो कम होता जाएगा, तो ये भी अमेरिकन को डोमिनेंस खत्म होगा, ठीक। तो एक ब्रिक्स को लेकर है। दूसरा चीज़ ये है कि जियो पॉलिटिक्स में यदि आप देखोगे तो जियो पॉलिटिक्स में जैसे कि नेटो को लेकर है, यूक्रेन के ऊपर जिस तरह से रसिया ने मतलब अटैक किया था, क्योंकि वो भी सेल्फ डिफेंस में किया है, रसिया ने भी किया है, जो भाई तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। तो अब ट्रंप ने क्या किया कि इंडिया के ऊपर बोला कि जो भाई आपके ऊपर एक्स्ट्रा फिर टैरिफ लगाएंगे आपके गुड्स पे। क्यों? क्योंकि आप रशियन ऑयल खरीदते हैं। जब भाई रशियन ऑयल खरीदते हैं तो आप रशिया ऑयल बेचेगा तो रशिया फिर पैसा लेकर फिर आर्म्स बनाएगा, फिर वो उससे यूक्रेन को तबाह करेगा, तो हम इस पे एक्स्ट्रा लगाएंगे। तो ये चीज़ भी है। तो मतलब ये एक तरीके से क्या हुआ, इंडिया को प्रेशर डालना कि आप रसिया से रिलेशन को ख़त्म कीजिए और हमारे साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो इधर इंडिया को प्रेशर इस तरीके से डाला था। दूसरी तरफ उसने क्या किया, पाकिस्तान को अपने बगल में ले आके बिठा लिया। जब पहलगाम के बाद, जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो जाने के बाद, उसके नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद जो पाकिस्तान का जो मिलिट्री हेड है उसको बुलाया था, वहाँ पे कोई परेड वेरेड हुआ था अमेरिका में, उसमें बुलाया था। यदि आप देखोगे तो इवन आप बाइडेन के टाइम में भी पाकिस्तान को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। ट्रंप फर्स्ट टर्म में पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि भाई पाकिस्तान को इतना इम्पोर्टेंस दिया है ट्रंप ने। उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, देखते हैं। तो ये चीज़ है। तो इंडिया सॉवरेन कंट्री है। इंडिया ने फिर बोला कि भाई एक तो तुम ये कह कर रहे हो कि जो भाई तुम ये दिखा रहे हो, अपना डोमिनेंस दिखा रहे हो कि हमने शांति करवा दी है। दूसरा चीज़, तुमने हमारे ऊपर टैरिफ भी लगा रहे हो, हमारे ऊपर टैरिफ भी लगा रहे हो। इंडिया ने फिर उस चीज़ बोला भाई ठीक है, तुम्हें टैरिफ लगाना है लगाओ, बस हो गया। अब देखिए किसी भी कंट्री का जो रिलेशन होता है वो मल्टीलेटरल होता है, मल्टीपल फ्रंट पे होता है, ठीक। इकोनॉमिक रिलेशन होता है, सोशल रिलेशन होता है, कल्चरल रिलेशन होता है, पॉलिटिकल रिलेशन होता है, डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है, जियो पॉलिटिकल रिलेशन होता है, अलग अलग फ्रंट पे रिलेशंस होता है, ठीक। यदि देखोगे आप तो इंडिया ने फिर देखा कि जो भाई हमारे इकोनॉमिक, क्योंकि इंडिया यूएसए के यदि आप देखोगे तो लगभग 120 बिलियन का ट्रेड है। अब देखिए हमारे 120 बिलियन का जो ट्रेड है, अभी यूएस यदि वहाँ पे सैंक्शन लगा देगा, टैक्स टैरिफ लगा देगा, तो हमारा गुड्स उसके मार्केट में महंगा हो जाएगा। मान लीजिए
₹100 का गुड्स है, अब हम यदि अमेरिकन यदि 10% टैक्स लगा रहा है, तो वो 110 का बिकेगा। ठीक है, तो हमारी गुड्स वहाँ पे सस्ता है, क्योंकि वहाँ के जो लोकल गुड्स है या अदर कंट्री का गुड्स है, वो 120 में मिलता है, तो हमारा गुड्स अच्छा बिकेगा। लेकिन जब उस पे और यदि 30% टैरिफ लगा दोगे, तो हमारा गुड्स वहाँ कितना हो जाएगा? 140, वो बिकेगा ही नहीं, बिकेगा वहाँ पे, ठीक? महँगा हो जाएगा, तो हमारा ट्रेड तो खत्म हो गया ना उसके साथ। तो ये टैरिफ लगाने का मतलब यही होता है। तो इंडिया के बहुत सारे सेक्टर्स इससे इफ़ेक्टेड हुआ है। चीज़ ये भी है, जो ट्रम्प का ये कहना है कि जो भाई आप आप टैरिफ किंग, आप हमारे गुड्स पे इतना ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, तो हम भी आपके गुड्स पे लगाएंगे। ये चीज़ ट्रम्प का भी कहना है। अब ये देखो कि अब छोड़ो, हटाओ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए अमेरिकन मांग रहा था, जो आप हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अपना एक्सेस दे दीजिए इंडिया के अंदर। तो उससे क्या होगा कि इंडियन इकोनॉमी यदि आप देखोगे, तो लगभग 50% इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और हमारे यहाँ का किसान कौन सा है? मतलब मझोले छोटे किस्म के किसान है, जिसके पास 5 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर तक की ज़मीन है, 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन है। ये छोटे किसान होते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी होती नहीं है। और अमेरिकन देखोगे तो वहाँ बड़ा बड़ा किसान होता है, सूटकेस फार्मर बोला जाता है, ठीक? बड़ा बड़ा हजारों एकड़ की ज़मीन होती है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है, इनपुट कॉस्ट बहुत कम होता है। तो वहाँ का यदि हम माल को अपने इंडिया के अंदर एक्सेस दे देंगे, तो उसका माल हमारे यहाँ सस्ता हो जाएगा, सस्ता मिलेगा। अब अभी दूध मिल रहा है 30 रुपये में आधा लीटर, यदि अमेरिकन गुड्स को दे देंगे एंट्री, तो 20 रुपये में मिलेगा, तो जो कंज्यूमर है वो 20 रुपये वाला खरीदेगा। तो अमेरिकन को तो मार्केट मिल गया है उसके गुड्स के लिए, लेकिन हमारे यहाँ का जो किसान है, उसकी तो मार्केट खत्म होगी, उसकी तो आमदनी खत्म होगी। तो इंडिया नहीं दे सकता है, एग्रीकल्चर फील्ड में अमेरिकन को एंट्री नहीं दे सकता है। क्योंकि आप देखोगे इकोनॉमी में, हमारे जीडीपी में एग्रीकल्चर का रोल कितना है? अप्रॉक्स 18% है जीडीपी में। और यदि आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट में, तो 45% आवर पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्री एंड एलाइड सेक्टर, उस पर डिपेंडेंट है। उसमें भी अब रूरल पॉपुलेशन देखोगे, तो रूरल पॉपुलेशन का इवन 70 to 80% रूरल पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो आप सबकी इनकम को ही खत्म कर देंगे यदि ये ट्रेड पैक्ट करेंगे। तो इंडिया ने ये चीज़ नहीं माना। तो ये सारे फैक्टर्स थे एक इंडिया और यूएस की रिलेशन में। फिर इंडिया ने भाई, किसी भी कंट्री का क्या होता है, प्राइम इंटरेस्ट होता है, जो ये नेशनल इंटरेस्ट होता है, नेशनल इंटरेस्ट जहाँ पे होगा वहीं पे। फिर रसिया ने इंडिया को बोला, जिसको कोई बात नहीं, आपका उसके साथ ट्रेड का रिलेशन अभी चल रहा है, तो आप जो गुड्स वहाँ बेच रहे हैं वो हमारे में कंट्री में बेचिए। चलो ठीक है, एक ऑप्शन है, ठीक है भाई। अमेरिकन इतना गुड्स आप नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी अच्छी, दूसरी इकोनॉमी है, आपकी इकोनॉमी उतना स्ट्रांग नहीं है कि हम आपकी, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है कि आप हमारे यहाँ बेचिए, लेकिन आप अमेरिकन वाला पावर आपके पास तो नहीं है ना, ठीक है। रशिया ने बोला हाँ। चाइनीज़ के साथ फिर अलाइनमेंट हो रहा है। अब देखोगे यहीं पे दो चीज़ है भाई, हमारा चाइना के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो अपनी जगह पे है, लेकिन हमारे चाइनीज़ के यदि रिलेशन देखोगे, तो अक्रॉस 120-130 बिलियन डॉलर का चाइनीज़ के साथ हमारा ट्रेड है। इवन हमारे ट्रेड डेफिसिट में करंट अकाउंट डेफिसिट है, क्योंकि चाइनीज़ गुड्स हमारे यहाँ अच्छा बिकते हैं, हम वहाँ पे ज़्यादा फिनिश गुड्स को मतलब बेच नहीं पाते, क्योंकि वो तो एक तो एक्सेस नहीं दे रखा है, ठीक? तो ये चीज़ है। तो रसिया ने बोला चलो ठीक है। तो हाँ, रसिया ने फिर इस बीच में पढ़कर चाइनीज़ के साथ रिलेशन को पटरी पे लाने की कोशिश की, क्योंकि यदि देखोगे इसके पीछे ये भी है कि जो अमेरिकन की जो हेकड़ी है, ठीक? अमेरिकन की हेकड़ी, उसको ख़त्म, अमेरिकन का जो एक डोमिनेंस है, एक तरीके से हेजेमनी दिखाता है या ना अलग चीज़ है, लेकिन एक जो दिखाता है, जो भाई किसी भी कंट्री को बोल देता है सैंक्शन लगा देंगे, भाई आप इंडिया को बोल रहे हो सैंक्शन लगा देंगे, आप ये तो देख लो ना कि इंडिया पर आप सैंक्शन लगा दें। इंडिया इज़ नॉट अस लाइक साउथ कोरिया। साउथ कोरिया नहीं है जो आपका वेसल कंट्री, नहीं है कि आप इंडिया को बोलोगे हम आपका सैंक्शन लगा देंगे। इंडिया आपके लिए कितना महत्व रखता है, वो चीज़ देखो। तो रसिया ने देखा कि भाई ठीक है, ये अच्छा मौका है, तो हम इंडिया को इधर लेके आते हैं। तो रसिया ने इसमें पहल करके चाइनीज़ के साथ यहाँ अभी एससीओ का मीटिंग हुआ। इंडिया भी सोच रहा है भाई हमारी नेशनल इंटरेस्ट जहाँ पे होगा वो हम करेंगे। हमारा रसिया के साथ, चाइनीज़ के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो अपनी जगह पे है, उसको हम बायलैटरली हल कर ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक एक अमेरिकन या वेस्ट का जो एक प्रोटेक्शनिज्म जो चल रहा है, उसको एक बहुत ज़ोर का थप्पड़ लगेगा इस तरीके से। एससीओ मीटिंग हुआ, इंडिया गया चाइनीज़ के साथ। अभी दिख रहा है एक ये मैसेज गया यूएस को,
तो भाई समझ जाओ, ये तुम्हारी दादागिरी अब नहीं चलेगी इकोनॉमिक फील्ड पे। अब देखते हैं ये अलाइनमेंट क्या होता है, बट इट इज़ जस्ट ए मैसेज टू। अब देखोगे यहाँ पे हम ईयू की जब भी बात करें, नेटो की बात करें, नेटो यदि आप मतलब ईयू की जब देखोगे तो यूरोपियन यूनियन भी अमेरिकन से परेशान है। क्योंकि यदि आप देखोगे तो नेटो का अभी मीटिंग हुआ था हेग में, तो उसने अमेरिकन ने बोला जब भाई तुम अपने जीडीपी का 5% खर्चा इस पे करो, नहीं डिफेंस पे, हम नहीं कर पाएंगे। एक ये भी एक ज़बरदस्ती उसके ऊपर लादने की कोशिश की, क्योंकि यदि उसने बोला कि तुम देख रहे हो कि रसिया का एक मन है कि हम पुराने वाला यूएसएसआर बनाए, तो तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा, ये करेगा, पावर बैलेंस बिगड़ जाएगी, इसलिए करो। तो अमेरिकन का जो अपना तरीका है, अमेरिकन का मतलब ट्रंप का जो तरीका है वो अपना किया। तो एक ये चीज़ निकल के आया। यदि देखोगे इकोनॉमिक रिलेशन देखोगे तो इवन उसने ईयू के मेंबर पर भी अपना टैरिफ लगा दिया। ईयू के मेंबर भी परेशान है, जब भाई इसको कोई हटाओ, इसको हटाओ, क्योंकि ये पूरे अलाइनमेंट को ख़त्म कर रहा है पूरे वर्ल्ड की, पूरे एकदम डायनामिक्स को, पूरे एकदम इक्वेशन को ये चेंज करने पे है। ईयू का भी यदि आप देखोगे तो वो भी अमेरिकन को उतना वेटेज नहीं दें, इवन है नेटो का मेंबर है भाई, बहुत बड़ा मेजर प्लेयर है, चलो ठीक है। ईयू भी अमेरिकन से परेशान हो रखे हैं। क्योंकि आप देखोगे तो यूरोपियन का भी अच्छा रिलेशन है चाइनीज़ के साथ इकोनॉमिक फ्रंट पे, इंडिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है यूरोपियन का, और बहुत सारे एफटीए हुआ है, अभी हमारा एफटीए ब्रिटेन के साथ हुआ है, फिर एक ब्लॉक है उसके साथ अमेरिकन इंडिया का एफटीए हुआ, अब ईयू के साथ हमारी बात चल रही है कि हम एफटीए करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा जिसमें कि टैरिफ कम हो जाता है, ठीक, बहुत सारे गुड्स का एक्सेस मिल जाता है। हमारा एफटीए आप देख सकते हो, एक सीईपीए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, तो उसके साथ हमारा ट्रेड बढ़ गया है। तो एक ये जो कह सकते हैं जो एक बायलैटरल रिलेशन का एक ज़माना आया है, ग्लोबलाइजेशन से हट के एक बायलैटरल रिलेशन बढ़ रहा है हर एक कंट्री का पर्सनली। तो एक ये अलाइनमेंट है। अब देखो, क्या इस सब सिनेरियो, ये इस सब स्टोरी के बाद क्या इंडिया और यूएस के रिलेशन खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंडिया यूएस का रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, पिछले 20 सालों में इंडिया यूएस का रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। और पिछले यदि आप 15 साल की बात करोगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। आफ्टर द ओबामा के टाइम से बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन इंडिया और यूएस का हुआ है। आप यदि देखोगे तो इंडिया और यूएस के बीच में 5-6 एग्रीमेंट है। एक है लिमोवा, लॉजिस्टिक एक्सचेंज ऑफ मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग ऐसे करके, एक लिमोवा है, एक बेका है, एक सिंट्रेक्स है, एक एएक्स करके है, एक काटसा है। ये 4-5 एग्रीमेंट है, मतलब दोनों के बीच में है। तो इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। ये चीज़ ठीक है, जो ट्रंप के टाइम में थोड़ा सा अभी बिगड़ा है रिलेशन। हमारा एक अच्छा पार्टनर है डिफेंस को लेके, डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेके यूएस के साथ पार्टनरशिप है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या आप कह सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग, या क्रिटिकल मटेरियल्स या क्रिटिकल मिनरल्स है, उस पर हमारा यूएस के साथ अच्छा रिलेशन है। या साइबर साइबर फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारा यूएस के साथ है, तो यूएस के साथ अच्छा रिलेशन है। दूसरा चीज़ मेन है, यदि आप देखोगे यूएस को, तो यूएस अभी चाइनीज़ को अपना कंटेस्टेंट मानता है। अब देखो क्वाड जो बना हुआ है, इट इज़ जस्ट अ काउंटर टू द चाइना। तो चाइनीज़ को काउंटर करने के लिए कहाँ पे, अभी इंडो पैसिफिक के अंदर आसियान को प्रोटेक्ट करना और जो कंट्री है जो इधर जो चाइनीज़ के आसपास कंट्री जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, इस सबको प्रोटेक्ट करना मेन है। चाइनीज़ हेजेमोनी को थोड़ा सा चैलेंज करने या काउंटर करने के लिए एक क्वाड बन रखा है। तो एक इंडिया भी नहीं है। इंडिया इंडिया अभी चाइनीज़ के साथ ये एससीओ मीटिंग में गया है। इंडिया जस्ट गिविंग अ मैसेज, जो आप फॉर ग्रांटेड हमें नहीं ले सकते हैं। इंडिया ने जस्ट एक मैसेज दिया है, जो आप हमें यूरोपियन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं कि जो भाई तुम जो आप बोलोगे हम तुम करो, करना पड़ेगा, वो नहीं होगा। ये मैसेज दिया है, आप नहीं है तो कोई और है। ठीक है, हमारे साथ चाइनीज़ के साथ बहुत सारे डिफरेंसेस है, ठीक है, उसको हम करेंगे, एक तरीके से हल करेंगे बैठ के। लेकिन हमारा अच्छा चाइनीज़ के साथ अच्छा इकोनॉमिक रिलेशन है, बहुत ट्रेड हो रहा है। ये एक मैसेज है इंडिया का देना था। ठीक, तो यही एक हुआ मोटा मोटी। हो सकता है फिर कभी देखेंगे और मैटर पे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।